प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में, पिछला लेक्चर आपको केमिस्ट्री से मिला था बच्चा जी, उसमें करीब हम रात में वीडियो बना रहे थे, तो कभी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं थोड़ा मुझे नींद सी लग रही थी, तो शायद मैं एक्सप्लेन करने में शायद चूक सा गया होऊंगा। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा दोबारा रिवीजन करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे, ये आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। ओके, चले। तो आखिरी में हमने क्या पढ़ा है, जल्दी से एक बार रिकेप करेंगे, उसका रिवाइज करेंगे और फिर से अपना बढ़ेंगे आज के अगले टॉपिक पे। देखिए, जैसे एक वैज्ञानिक थे लुईस, और हमने उस लेक्चर में सबसे अपना मेन टॉपिक था पढ़ने वाला, जिसको हम पढ़े थे संरचना बिंदु, इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन 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 डॉट सिम्बल्स। ठीक, सिंबल या उसका हम स्ट्रक्चर बात करेंगे, सिंबल भी अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। सिंबल क्या होता है, देखिए जैसे एक तो आपको डॉट देते हैं हम, जो मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल उसको हम लोग क्रॉस लगाते हैं उसके आउटर ऑफ सेल में। जिसे बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड का बना था संरचना सूत्र, आपके बुक में भी 2 बना के दिया गया है, तो आपको बहुत आराम से फील आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर के लिए। देखें यहाँ, जिससे आपने अपने एनसीईआरटी किया होगा, और प्यारे बालक हैं, आपसे बोला गया कि जब जब चैप्टर पढ़ते हैं तो एक बार जाकर घर पर अपना एनसीईआरटी कीजिएगा। देखें, इस सोडियम था, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ था, इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु में सोडियम पर एक डॉट दिखाया गया, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में एक इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन दिया, ये डोनेट करता है, लूज करता है। और क्लोरीन में अपने पढ़ा था, उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये एक लेना पसंद करता है, तो यहाँ पर एक अपने क्रॉस दिखाया था। अब ये डॉट इस पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, आपने नहीं पढ़ा था, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो सोडियम ने दिया था तो उस पर कटायन, और क्लोरीन ने लिया था तो इस पर एक आप ऐसा, एक पर इसमें मिस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको ऐसे देना चाहिए, इस पर एक माइनस चार्ज, और इस पर एक आप ऐसे, यहाँ पर सिर्फ प्लस दिखा रहा है, लेकिन ऐसे दिखाना चाहिए एक प्लस। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आपको थोड़ा एक बार दोबारा रिविजन कराते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ डिटेल में बताया गया है कैसे हुआ। जैसे सोडियम, उसके अपने थोड़ा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, क्या क्वेश्चन होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे, KLm, ऐसे से लिखते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो जब उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो उसका पहला सेल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 ही बढ़ते हैं, K ऑर्बिट में, K सेल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, आपको पता है। L में आप, अब बाकी में आप 8 भर सकते हो। आपने फार्मूला पढ़ा था 2n² 9th क्लास में, 2n²। चलो, तो L में 8 2 10 हो गया। अब इसमें 8 से अधिक नहीं भर सकते हो, तो आपका अगला सेल तैयार होगा, जिसको हम M नाम देंगे, KLm। अब इसमें आप 2 8 10 एक ही बचा इसके पास, तो एक इसमें भर दोगे। तो ये जो एक है, यही एक वाला इसके पास आउटर मोस्ट का आपने यहाँ दिखा देना है। ठीक, यहाँ देखें, K में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी क्लोरीन के लिए अपने Cl, क्लोरीन क्या होता है, Cl, 2 इलेक्ट्रॉन 8 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 7 17 होता है ना इसका परमाणु संख्या, तो 8 2 10 17, इसके पास 7 है अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या दिखा देंगे, क्लोरीन में अब 7 है तो 7 क्रॉस दिखा देंगे। यही डॉट और क्रॉस दिखाना को हम बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। ठीक है, तो इसमें 7 है, 7 हमने दिखा दिया। अब देखिए, ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, और सारे एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहते हैं। सब लोग नियॉन जैसा बनना चाहते हैं, हीलियम जैसा बनना चाहते हैं, कैसे, अकड़िया जैसा बनना चाहते हैं, न्यूट्रल, मतलब स्थिर होना चाहते हैं। तो ये अपना एक डोनेट कर देगा, दे देगा, तो दे दिया। सोडियम स्थिर होने के लिए सोडियम एक दे दिया, तो दे दिया, तो बच्चे इसने एक दिया है, तो इस पर एक कटायन, यानी सोडियम धनायन बन गया। क्या बन गया, सोडियम धनायन, यानी सोडियम कटायन बन गया। और सर चलो, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, और इसने क्या करेगा, इसको 7 है तो एक चाहिए, तो एक लेगा। तो क्लोरीन एक लेने वाला है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन एनायन। क्या बन गया, देखो क्लोरीन ने एक, देखो सोडियम ने दिया तो सोडियम कटायन बन गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लिया है, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोरीन एनायन, यानी क्लोरीन रिनायन बन गया। अधातु रिनायन हो गया, और ये हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। यही तो अब इसका जो संरचना सूत्र कैसे बनाना है, इसका संरचना कैसे बनाना है, अब देखें, सोडियम, अब इसको लुईस इलेक्ट्रॉन, इसको हम इस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं लुईस, ये सिर्फ शॉर्ट में लिखा गया है लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट, या लुई क्रॉस सिंबल। कैसे लिखना है, तो सिंपल, इस पर एक दिया था तो ऐसा बना था, सोडियम का टायन बना था, ये सोडियम धनायन बन गया था, एक क्लोरीन एनायन बन गया था। अब ये क्या करेगा, ये डॉट इस पर, ये इसको दे देगा क्लोरीन को, तो सोडियम का टायन, और इसने एक लिया है, तो जो लिया तो इसका डॉट यहाँ पर आ गया। 7 इसके पास थे पहले से, और ये एक डॉट आ गया, तो ये क्या बन गया,
क्लोरीन एनायन, और ये दोनों मिलके बन गए सोडियम क्लोराइड। क्या बन गए? सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आपको एक मैग्नीशियम क्लोराइड वाला पढ़ाया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 8 2 10 2 12 मैग्नीशियम कटायन होता है, तो मैग्नीशियम कटायन लिख दिया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है। क्लोरीन वही फिर से एक वाला। अब देखिए लोचा यहाँ क्या है, इस बार को थोड़ा सा ध्यान देना, मजे की बात है। कहने के मतलब आपको देखिए बच्चे थोड़ा सा वोल्टेज लो आउट हो रहा है, तो थोड़ा लाइट का इशू है अभी। देखिए फिर डाउन हो गया, चले कोई बात नहीं, लेकिन आपको वीडियो प्रॉपर दिख रहा है। जैसे मैग्नीशियम, ओहो यहाँ पर लफड़ा है कि इसके पास 2 है। देखो सोडियम क्लोराइड में मस्त है, एक था, एक से एक इलेक्ट्रॉन देना था, एक क्लोरीन था, ले लिया। इसके पास लड़का है कि लड़के के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 लड़की चाहिए। ये मान लो ऐसा, ये 2 पॉजिटिव है, इसको 2 निगेटिव चाहिए, तो एक क्लोरीन से पेट नहीं बढ़ेगा। बहुत ही नटखट है ये, इसको एक क्लोरीन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास 2 हैं और एक बार में किस क्लोरीन एक ही ले सकता है। एक क्लोरीन एक ही लेगा ना, तो एक क्लोरीन इसको देगा, एक और क्लोरीन आएगा, दोनों को दे देगा एक। कैसे देख लें ध्यान से। आप ये तो जान चुके हैं कि इसके 2 चार्ज है, क्लोरीन पर 1 चार्ज है, लेकिन मैग्नीशियम क्या करेगा? प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, तो मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन एक दिया इस क्लोरीन को, और ये इलेक्ट्रॉन देगा इस क्लोरीन को। आ गया मजा, आया फील? हाँ। तो चले अब देखो इसको दिखाना कैसे है। एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को दिखाना, तो मैग्नीशियम बीच में लिख दीजिए, एक क्लोरीन को इस साइड में, एक क्लोरीन को इस साइड में दिखा दीजिए। इसने 2 दिया तो 2 चार्ज दिखा दीजिए, और इसने 1 लिया है तो यहाँ पर अब दिखा सकते हैं, इसने 1 लिया है और यहाँ भी आप 1 माइनस 1 दिखा सकते हैं। थोड़ा इरेज करने दीजिए, थोड़ा आप भी नोट्स निकालें, थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। मैं बोला था ना कि थोड़ा मैं नींद लग रहा था, तो कुछ अभी क्लियर हो जाएगा सब। कोई इसमें ज़्यादा बिगड़ा नहीं था, लेकिन आपको दिखाना था। इसने भी 1 लिया, हो गया। तो ये क्या बना दिया? ये बन गया सिंबल, लुईस डॉट इलेक्ट्रॉन सिंबल या क्रॉस बन गया। लेकिन आपको दिखाना है इसको अब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये भी सही है तरीका। अब इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। एक मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु कैसे दिखाएंगे आप इसको? मैग्नीशियम के पास कितने हैं? 2, तो 2 यहाँ दिखा दीजिए डॉट, इसके पास 2 देने वाला है। क्लोरीन 2 लाइए, इनके पास 7 थे पहले से, ये वाला डॉट इस पर आ जाएगा, ये वाला डॉट यहाँ आ गया, और ये वाला डॉट इस क्लोरीन को दे दिया। तो मैग्नीशियम 2 दिया है, तो मैग्नीशियम 2+, और क्लोरीन 2 लिए थे, 2 दिया था इसको, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन आपको नहीं दिखाना है, क्लोरीन एक ही को दिखाना है। लेकिन यहाँ पर 2 लिख देना है बेस में, क्योंकि 2 क्लोरीन को दिया है, मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को दिया है, हो गया। और इसी को आप देखेंगे अपने नोट्स में, तो आपके भी ऐसा दिया गया है, ये देखें मैग्नीशियम 2 दिया है 2 क्लोरीन को। आप इस चार्ज को चाहें बच्चे, इस चार्ज को चाहें तो आप ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इस चार्ज को चाहें तो यहाँ लिख दें तो और बेहतर होगा, 2+, ठीक। और क्लोरीन को दिया है तो इसको एनायन है, तो इसको पास आप दिखा सकते हैं, ये तो एनायन है, तो यहाँ पर माइनस एनायन दिखाएं, ऐसा दिखाए तो अच्छा होगा। और ये 2 क्लियर है। चलो बढ़े आगे, क्लियर हो गया, इस चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है सर। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा, लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्टिव जब मैं आपका MC कर रहा था, तो वहाँ भी मुझे एक मुझसे ही लगता है एरर हो गया। तो जब कल बच्चे, यही बात है बच्चे की खूबसूरती, यही कंटेंट हमारे ऑफलाइन के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ हम लोग मिल के फिर दोबारा देखते हैं चीज़ों को, तो कुछ कमियाँ हमको दी जाती हैं या बच्चे पकड़ लेते हैं, तो उसको हम लोग दोबारा से कवर कर लेते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्टिव में गलत पकड़ा था कि हम लोग एक गलत टिक आउट कर लिए हैं। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन हमने जल्दीबाजी में गलत हो जाए, ताकि बच्चे उसको याद ही कर लें गलत। सवाल था, एक मिनट मैं पकड़ लेता हूँ, इधर ही कहीं होगा शायद। आपने उसको बच्चे ने तो उसको अच्छे से टिक किया था कि धातु जो होते हैं, इधर मुझे एक सेकंड में थोड़ा चेक कर लेता हूँ जल्दी से। ये वाला 15 में थोड़ा क्वेश्चन चेक करेंगे। धातुओं की, देखिए मैंने इसको अधातु पढ़ लिया था शायद वीडियो में। अधातुओं की प्रकृति वजह जी मैं मानता हूँ कि विद्युत ऋणात्मक होती हैं, लेकिन यह तो मेटल है। मेटल्स तो बच्चे जी इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं, डोनेट करते हैं, लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो ये तो विद्युत धनात्मक हो जाएंगे। तो ये गलत होगा हमसे, थोड़ा इसको आप सही कर लेंगे। और इसके लिए आप अच्छे बच्चे हैं, इसको आप जानते ही हैं तो लेकिन क्वेश्चन अच्छे आपको दिए गए थे, लेकिन चलो उसका आंसर भी तो सही होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन था, आपने सही कर ही लिया होगा, मैं तो वीडियो बाद में सोल्यूशन दिखाया हूँ। हाँ अब बच्चा जी आपको मैं एक MCQ इसे भी कराया था, तो ये भी कल के लेक्चर में। अभी मैं बच्चा जी आपको रिवीजन ही करा रहा हूँ, पिछला लेक्चर आपने जो देखा है वही रिवीजन हो रही है। थोड़ा सा और रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा सा और, क्योंकि मुझे अंदर से फील नहीं है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाया हूँ शायद, क्योंकि नोट्स लेकिन आपको बन गया होगा। चलो उसमें आप उसका सुधार भी कर रहे होंगे।
सोडियम क्लोराइड ये हो गया था। चलो ये वही चीज़ यहाँ समझाई गई है। आयनिक बॉन्ड तो आपने पढ़ ही लिया था। यहाँ पर मैंने हाँ ये वाला एक्स्ट्रा पढ़ाया था, वो एक पोटेशियम क्लोराइड वाला। हाँ यहाँ पर एक और आपकी बुक में तो दिया ना, आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ा दिया गया। यहाँ पर आपको ये कल पढ़ाया गया था एक्स्ट्रा, इसको अभी लिख रहे हैं, आपको मिला लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, वैसे कैसे करेंगे आप? पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसको आप इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु में दिखाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पोटेशियम क्या होता है 2, 8, 10, 18, 19, ठीक है सर। तो और ये क्या करेगा, एक इसको लूज करेगा तो पोटेशियम धनायन बनाएगा, पोटेशियम धनायन बना दिया, सही है सर। और क्लोरीन 2, 8, 10, 17 और 21 को चाहिए, एक लेगा तो ये बनाएगा क्लोरीन एक लेके बनाएगा तो ये क्लोराइड एनायन हो जाएगा। क्लोरीन ले रहा है तो क्लोराइड एनायन बनेगा, तो क्लोराइड एनायन बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया बच्चे जी, लिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को दिया था। अब दोनों चलो बनाते हैं डॉट से, इसको इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु में दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, एक पोटेशियम है, एक दिया, ओ सर दिया ना क्लोरीन को, दिया ना क्लोरीन को, हाँ सर। तो एक पोटेशियम लिख दिया, ठीक है सर, क्लोरीन लिख लिया, बस यही दिखा देना, इसी को। और ये जो बॉन्ड हुआ है दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड हुआ है इसी बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। इसको हम केमिकल बॉन्ड नहीं बोलते हैं। हो गया। एक मैं आपको थोड़ा क्लास 11 का टॉपिक मैम ने समझाया था, तो मैं भी थोड़ा सीख के आपको भी सिखाया हूँ, ताकि बच्चे जब क्लास 11 में जाए तो थोड़ा थैंक यू बोलें। थैंक यू क्या बोलना है यहाँ पर, जैसे देखिए आयनिक यौगिक जो होता है सामान्यतः घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक किसमें सोल्यूबल होते हैं, किसमें घुलते हैं, तो बच्चे ये सामान्यतः घुल जाते हैं, सामान्यतः घुल जाते हैं ध्रुवीय बिलाक में। अब आपके दिमाग में वैसा ये पोलर सॉल्वेंट क्या है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाएगा। यहाँ लिख दिया हूँ एक्स्ट्रा कंटेंट क्लास 11th। आप क्लास 11 जाकर पूरा हो गया, लेकिन देखो ना अभी आपको समझ जाता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि ध्रुवीयता का मतलब होता है टू पोल, यानी इसमें चार्ज सेपरेट होंगे, चार्ज अलग अलग होंगे, चार्ज सेपरेशन, चार्ज को अलग अलग कर देना। जैसे मैंने बोला H2O जल, तो जल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर सॉल्वेंट। जल क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, एक ध्रुवीय विलायक होता है। कैसे, जैसे H2O तो H अपन ने देखा 2 है, तो अपने 2 हाइड्रोजन को दिखाया सर, ठीक है सर। और ऑक्सीजन एक, इन दोनों के बीच में जो ये इनका देखिए, इनका चार्ज जो है सेपरेशन है। ये मान लीजिए ऑक्सीजन के चार्ज कितना है, 1, 2। ऑक्सीजन की चार्ज बहता क्वेश्चन कितना इलेक्ट्रॉन, 2, क्यों सर, क्योंकि 8 होता है ना इसका इलेक्ट्रॉन मिलने से। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, तो 8 कैसे भरोगे आप, 2, और इसमें आप 6 ही भर सकते हो। इसके बाद 2 कम पड़ रहा है तो ऑक्सीजन 2 के पास, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन इसमें 2 जुड़े थे तो हाइड्रोजन के पास 1 ही होता है, तो एक ये हाइड्रोजन। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो ये होगा बॉन्डिंग, ये जो इनके पास बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं पोलर ध्रुवीय। ये और देखो इसमें ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिस ये अट्रैक्शन से जुड़े हैं, जिस बल से जुड़े हुए हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी वैद्युतीय ऋणात्मकता से जुड़े हैं। किस कारण से जुड़े हैं, विद्युत। इसके पहले वाले जो बॉन्ड बना था बच्चे, वो बना था स्थित विद्युत बल से बना था वो। इसके पहले वाले जो बना था अपना आयनिक बॉन्ड के बना था, इसको पढ़ा दिया था, वो बना था स्थित विद्युत बल से बना था, या उसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं नोट्स में। आप ये इसको समझें कि क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स अट्रैक्शन बल से ये जो बॉन्डिंग बना है इनका। और इसको ये क्या है, ये क्लास 11 में पढ़ेंगे, जाकर पढ़ेंगे वैद्युतीय ऋणात्मकता, वहाँ पढ़ेंगे। सबसे अधिक किसकी होती है, फ्लोरीन की। इससे क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड, देखो कितना खतरनाक है, क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन आपकी बुक में सत्य क्लियर नहीं है। देखो तो अब फोन दिया, देखिए फोन सबसे अधिक इलेक्ट्रिविटी नेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। ये तीनों फोन याद रखिए, इतना फोन चलाते हो तो फोन याद रखना। फोन, F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। सबसे अधिक किसकी होती है, उससे कम इसकी होती है, फिर उससे कम इसकी होती है, सबसे कम नाइट्रोजन की होती है। ऑप्शन में फ्लोरीन तो इसको टिक मारिएगा, ऑप्शन में ये रहेगा तो इसको मारिएगा, या तो ये रहेगा। तीनों रहेंगे तो सबसे इसको मारना ही। ये जो जुड़े हैं ना, ये विद्युत ऋणात्मकता बल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके पास जो फोर्स लगा है, क्लियर, ये हो गया। अब चलो इसमें और क्या था आपको, अब देखिए इसमें एक और बात बताया, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर जो 2 बॉन्ड देखिए, बॉन्ड बना है, बॉन्ड इनके बाद देखें, इनके बाद एक बॉन्ड बना है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक इसका। यहाँ पे देखें एक बॉन्ड बना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, एक 2 इलेक्ट्रॉन। हर बॉन्ड में 1-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने बताया था कि ये एक्स्ट्रा कंटेंट है, ये आपको थोड़ा सा अलग मिल रहा है, ये कंटेंट कहीं किताब में लिखा है। अब चलो एक बात और बताते हैं, जिसे आपने देखा कि ये ऑक्सीजन था और इसके बाद 2 जुड़े हैं, ठीक है, जुड़े हैं। तो यहाँ पर बचे कंप्लीट आयनों को, यहाँ पर जैसे आपने देखा सोडियम क्लोराइड में आपने देखा था वो ट्रांसफर हो रहा था तुरंत, इसका यहाँ पर पूरा ट्रांसफर हो रहा है। ये अपना मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, ये स्टेबल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पर होता है पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कैसे होता है,
शेयरिंग, पार्शियल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। देखो इसको यहाँ डेल, यहाँ एक साइन दिखाया गया है ऐसा, ये डेल का साइन है। ये केमिस्ट्री में इस साइन का मतलब होता है शेयरिंग, साझा करना। तो इस अगर देखो और कंप्लीट होता तो हमको अब तीर दिखाते, ऐसा तीर, अब तीर दिखाते कंप्लीट शेयर होता है। यहाँ पर कंप्लीट शेयरिंग नहीं हुआ, इसका हाइड्रोजन से कंप्लीट शेयर नहीं किए हैं, एक इनके पास सिर्फ आंशिक रूप से थोड़ा देर के लिए शेयरिंग किए हुए हैं, क्योंकि इसको ये टूट भी सकते हैं ये। तो देखो ये इसका में जो बॉन्ड बना है तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल, इसको हिंदी में लिख दिया हूँ आंशिक साझा। कैसे समझा? आंशिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? पार्शियल शेयरिंग होता है। तो यानी जो अपने जो पोलर ध्रुवीयता पढ़ा आपने, इसमें क्या पढ़ा? इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, पार्शियल होता है। क्या बात क्लियर है? इस बात को आप समझ पाए तो अपने नोट्स में कहीं थोड़ा हिंदी में लिख लीजिएगा, मन करे तो, नहीं तो याद रख सकते हैं आप। एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार दोबारा नोट्स पढ़िएगा, कुछ बातें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं आप अपने नोट्स में। चले, हो गया। और इसके बाद तो क्वेश्चन दिया गया था। एक बात और बात करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपने पढ़ा था आयनिक, जो आयनिक यौगिक होते हैं विद्युत रूप से क्या है? उदासीन होते हैं। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड बना था, ये बहुत अच्छे से याद रखिए, पेपर में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। इसके भौतिक गुण बताइए थी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक यौगिक जो बनते हैं, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं? देखो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड आपने बनाया था, सोडियम क्लोराइड बनाया था, इसमें ये आयनिक यौगिक कहलाता है। ये जिससे ये बना सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या है? आयन। देखो इसका आयन ट्रांसफर किया गया है, ये आयन लिया है, यानी चार्जों का आदान प्रदान हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। और ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद रखिएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिएगा। इसको ध्यान से एकदम पढ़ के याद रखने हैं, रखने कोई टेंशन नहीं। ये थोड़ा बताया गया था, सोडियम क्लोराइड का गलनांक सबसे अधिक होता है 800 डिग्री सेल्सियस पर आपका, हम उस चैप्टर में भी चर्चा किए थे। और जैसे NaCl और जल में देखिए, जल में तुरंत घुल गया, ये जल में तुरंत घुल गया, अब विद्युत संचालन करता है। अब देखिए एक थोड़ा सा बात यहाँ पर लिखा था, कटायन एंड अनायन फ्री टू मूव। कटायन और अनायन जब मुक्त तब मूव करते हैं, कटायन फ्री टू मूव, कटायन विल बी गो टू, कब मूव करेगा? कैथोड। जब ये मूव करते हैं तो कहाँ आते हैं? कैथोड पर। याद रखिएगा, धनायन कैथोड पर जाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। विल एनायन विल बी मूव ये मन एनायन जो होते हैं मूव करते हैं, जाएंगे कहाँ जाएंगे बच्चे जी? ये जाएंगे टू एनोड। तो आपने क्या पढ़ा? एनायन जाएंगे एनोड पर और कैटायन जाएंगे कहाँ पर? कैथोड पर। याद रहेगा, क्योंकि डोनट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब देखिए, आप एक बात समझा दिया हूँ, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। आपने क्लास पहले चैप्टर में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। और इसको बोलते हैं रिडक्शन यानी अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग, कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो उससे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, यानी वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वहाँ पर रिडक्शन होता है। और ये अवकरण उपचयन दो नाम है इसका, और ये इसका उपचयन और अपचयन। इसका अपचयन अवकरण होता है ना, इसका अवकरण, ये नहीं, अपचयन तो लिखे दिए हूँ, अपचयन है तो अवकरण, रिडक्शन, उपचयन, इसको हम लोग अवकरण बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब अवकरण नहीं होता है ना बच्चा जी। एक सेकंड, इसका मैं थोड़ा वर्ड चेक कर लूँ, इसको थोड़ा आप सुधारिए बच्चा जी। ये अवकरण है, देखिए ये अपचयन अवकरण, ठीक है। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। देखो जहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ये मुझे अभी याद है, ऑक्सीकरण, ठीक है। लिख लीजिएगा, मैं लिखता हूँ इसको, यहाँ पर लिखता हूँ ऑक्सीडेशन का हिंदी यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ी जगह नहीं है वहाँ पर। आप इसको सर मैं इरेजर चलो मिटा लेता हूँ, है थोड़ा आलसी काम कर रहा हूँ क्या सर? दोबारा नोट्स का पर रिवाइज किए थे, उसको सुधारना चाहिए। हाँ, नोट्स इसलिए पढ़ना चाहिए, कुछ मिस्टेक है तो उसको हम सुधारेंगे। ऑक्सीकरण, ऐसे आपको 90% 99% बहुत नोट्स सुंदर बना के देते हैं। एक दो मिस्टेक होता है तो उसको हम तुरंत पकड़ लेते हैं। आपको भी पकड़ जरूर बताइएगा हमें। चलो ठीक है। ऑक्सीकरण क्या है? ये ऑक्सीकरण है और ये अवकरण है। बस इतना ही बात था। इसके बाद आपको प्रश्न आंसर कराए गए थे, आपने उसको आंसर भी किया था। चलो अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। आज के हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में धातु का निष्कर्षण। धातु, देखो ये तो हम आयनिक के गुण, आयनिक की जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके हम लोग गुणधर्म पढ़ लिए, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ लिया गया, ठीक है सर। आपके पूरा हम टॉपिक से चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चा जी इसको, ये कुछ याद रखिएगा बच्चा जी, आपको बुक में दिया है। जैसे सोडियम क्लोराइड का गलनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है। लिथियम क्लोराइड इसका इतना होता है कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक कितना होता है, और मेल्टिंग क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट।
कैल्शियम ऑक्साइड बॉइलिंग पॉइंट और ये मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नीशियम क्लोराइड बॉइलिंग पॉइंट और ये याद रखेंगे इसको। जो जब आपके बुक में पीला पीला बॉक्स में कुछ भी दिया है आप उसको याद रखेंगे। अब इसके गुण धर्म दे दिया, आपके बुक में भी दिया था, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते थे। चलो आपको नोट्स में लिखवा दिया गया, आपको टेंशन तो नहीं लेना है सर जी। हाँ, अब चाहे तो इनका प्रश्न ही बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा Na2O और मैग्नीशियम MgO के अंदर मानते सही। अब आप इसको ट्राई कीजिए ना, आपको पढ़ा दिया गया है। आपको मैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का बना दिया हूँ। आप इसको बनाइए। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, ये तो करा दिया गया है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये भी अच्छा पॉइंट है, आपको नोट्स में है इसका। ट्राई करें कुछ प्रश्न। अब आज क्या पढ़ना है, आज के लेक्चर में सर क्या लाए हैं आप, धातुओं की प्राप्ति। ये धातु प्राप्त कैसे हो गया सर, जैसे मैं करता हूँ कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं धातु, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा, ये सारे जितने मेटल्स हैं ये आते कहाँ से हैं। तो पहले तो लिखा कि पृथ्वी के भूपर पट्टी का मुख्य स्रोत है, ये पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाते हैं, याद है सर। हाँ, समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे आदि कुछ विलेय लवण उपस्थित है। पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्रकृति से पाए जाने वाले तत्वों को या युग को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, मिनरल पूछा जाए तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिज की कोई विशेष काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जिसे हम निकालना बहुत लाभकारी होता है। और कुछ खनिज को हम निकालेंगे वहाँ से फ़ायदा होगा तो उसे हम लोग या अयस्क कहेंगे। इसका मतलब सभी खनिज अयस्क नहीं हैं और सभी अयस्क खनिज हैं। ठीक है सर, आप जरूर पढ़ेंगे बच्चे NCERT यहाँ से। धातु का निष्कर्षण भी देखा जाएगा, इसको दो लेक्चर में निपटाया जाएगा। आज के लेक्चर एक और लेक्चर आएगा। चलो पढ़ें, शुरू करें। आप इसको जरूर रीड करेंगे ना घर पे। हाँ सर करेंगे, नहीं करेंगे तो फंसेंगे, कीजिएगा, जरूरी है। चलो तो लेक्चर नंबर 4 यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो इसके पहले से नए वालों से कुछ आपको मैं बोला हूँ कंटेंट करा दे। नए वाले में क्या है, चलो कुछ प्रश्न का कर लीजिए यहाँ से। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा आपको देख लिया। धातुओं द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु के तत्व को क्या कहा जाता है, जल्दी करें। ये आपके क्वेश्चन है, जरूर कर लें। चलो हम नहीं बताएंगे। निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन को खोकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन खोना है, एगो नहीं 2 कर दिया गया, जल्दी करें। धातुओं से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना है, अभी जस्ट थोड़ी पहले बात की, कब से यही तो हम लोग कर रहे हैं। चलो आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च और कथनांक क्यों आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक होते हैं, उच्च होते हैं कि निम्न होते हैं। अभी जस्ट थोड़ी पहले प्रश्न भी पूछा गया था इस पर। निम्नलिखित में आयनिक यौगिक हैं, इसमें आयनिक यौगिक कौन है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड कि NH3। किस में आयनों का आदान प्रदान हुआ है, जल्दी से करेंगे आप। चलो हो गया, इसका मैं करा दूँ क्या, इसका करा दूँ क्या। चलो इसमें हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन 2 ले लेगा। यहाँ पर प्लस माइनस वाला खेल जरूर खेलिएगा। ये लाइट को पता ना क्या हो गया है पूरा, भाई इतना वोल्टेज डाउन हो जा रहा है। इसको तो नहीं लिखना था आपको, चलो इतना ही लिखना था। हो गया, इतना कर लिया अपने। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लेकिन वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो पा रही है, मुझे टेंशन नहीं है। एक तो लेना पड़ेगा पेज मुझे फ्रेश। चले अब बात करते हैं। मुझे आज ये टॉपिक आपने पढ़ा था धातु की प्राप्ति। तो पहले तो प्रकृति में धातु कैसी पाई जाती हैं, कैसी होती हैं, कैसी पाई जाते हैं, किस अवस्था में, कैसे सिचुएशन में होते हैं। ठीक है, ये सब बात पर ध्यान में देना। मैं कुछ अपने लिए लिखता हूँ कि आपको कैसे पढ़ाना है, मुझे क्या क्या और दिखना है कंटेंट, उसके लिए लिखा हूँ। चलो हो गया था। तो देखें, आपको हम बात करते हैं पहले तो उनको कैसे प्राप्त करती हैं, कैसे पाए जाते हैं, ये टॉपिक है आपका। तो पहले ये बात है कि धातु जो समुद्री जल से प्राप्त धातु होती है वो कैसे होते हैं, तत्व के रूप में होते हैं कि यौगिक के रूप में होते हैं। जो समुद्र से पाए जाते हैं, समुद्र में क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो मुझे यौगिक के रूप में थे, वो एलिमेंट के रूप में नहीं है। तो इसका मतलब तत्व में फिर भी हो सकते हैं, तत्व कंबाइंड भी हो सकते हैं। आप ये सीख पा रहे हैं। हाँ सर, चलो अब इसका हल निकालते हैं। कैसे, घुलनशील नमक, सोल्युबल सॉल्ट क्या था अपना, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इत्यादि।
ये सब क्या है, आयनिक यौगिक है। क्या है, आयनिक यौगिक है, क्योंकि ये आयनों का आदान प्रदान किए हुए हैं। सोडियम को इनको दिया, पोटेशियम को इनको दिया, यहाँ पर आयनों का ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो ये कहलाते क्या है, आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आप बहुत कल से पढ़ते आ रहे हैं इसको। अब जल में घुलनशील धातु कौन है, जल में घुलने वाले मेटल्स कौन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एक्स्ट्रा इत्यादि, ये तीनों को याद रखेंगे आप। ये जल में घुलनशील मेटल्स हैं। हाँ सर, चलो सर कब से क्या करते, कल से इसके पहले इतना लेक्चर था बच्चे, 20-25 मिनट आपको सिर्फ रिविजन कराया गया। अब देखें धातु, देखो पहले धातु, अपने पास धातु प्राप्त कैसे होते हैं, तो पहला सोर्स बजे समुद्री जल से। क्लियर है सर, ये सबको एकदम याद रखना, बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। मेजर अधिकतर कहाँ से पाए जाएंगे, मुख्य सोर्स क्या है, मेन सोर्स क्या है इसका, तो मेन सोर्स है पृथ्वी के ऊपर जो सतह है उसमें, यानी भूपट्टी के, इसको आप ऐसे कहेंगे यहाँ पृथ्वी की भूपर पट्टी, ये इसका हिंदी हो गया। पृथ्वी की भूपर पट्टी का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी की भूपर पट्टी इसका मुख्य स्रोत है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पृथ्वी की ऊपरी सतह, या इसको आप कह सकते हैं अपने साइंस की भाषा में, बुक की भाषा में, किताबी भाषा में, पृथ्वी की भूपर पट्टी। सर ये भूपर पट्टी क्या है, इसी को अर्धक्रस्ट बोलते हैं। भूपर पट्टी ये हो गया, ये मुख्य स्रोत है। भूपर पट्टी बोले, या इसको अर्धक्रस्ट इंग्लिश में बोलता हूँ। ओहो आज तो बहुत परेशान कर दिया लाइट बच्चा जी, कोई बात नहीं। अब ऐसा ही क्यों, ये बात सही क्यों है, तो इसका हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन, और इसका इंग्लिश हम हिंदी में निकालेंगे निष्कर्ष। कैसा ये बात, इसको सही हम साबित कैसे करेंगे, चलो। धातु का मुख्य स्रोत चाहे मुक्त अवस्था में हो या संयुक्त अवस्था में हो, धातु की अवस्था क्या है भैया जी, ये तो फ्री स्टेट में हो या कंबाइंड हो, वेदर इन द हो गया। आपने क्या पढ़ा, धातु की अवस्था क्या है भैया, ये तो मुक्त अवस्था में हो सकती है या संयुक्त अवस्था में हो सकती है। इन धातु अकेले भी हो सकते हैं सिंगल, या कंबाइंड भी कर सकते हैं इसमें यौगिक के रूप में। अब यहाँ बात करें फ्री स्टेट, ये तो या कंबाइंड होंगे या फ्री स्टेट होंगे, फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट। धातु दो में हो सकते हैं, कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ कंबाइंड अवस्था में, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम इत्यादि घुलनशील लवण बनाती हैं, वे समुद्री जल में अपने घुलनशील लवणों के रूप में पाई जाती हैं। अब मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, अब मुक्त अवस्था का मतलब क्या है, जो फ्री होगा। मुक्त अवस्था का मतलब होता है जब तत्वों के रूप में, मुक्त अवस्था का मतलब हुआ कि वो सिर्फ तत्व के रूप में पाए जाएंगे, उसमें यौगिक नहीं होगा। यौगिक नहीं मतलब यौगिक क्या होता है, जिसमें निश्चित अनुपात में दो तत्व नहीं मिले होंगे। सिंगल, जैसे कि हम कंबाइंड में भी हो सकते हैं, कंबाइंड में हो सकते, यौगिक के रूप में भी हो सकते हैं। यौगिक में कौन होगा, देखो जो ऐसे याद रखें, जो फ्री अवस्था में होगा, जो मुक्त अवस्था में होगा, वो एलिमेंट होगा। क्या होगा, एलिमेंट। जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, जो तत्व के रूप में होगा तो। और जो यौगिक के रूप में होगा तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम यौगिक के रूप में जो होगा ऑक्साइड होगा, या तो ऑक्साइड होगा, या तो सल्फाइड होगा, या तो कार्बोनेट होगा। ये कंबाइंड रहेंगे, यौगिक के रूप में रहते हैं। तो आपसे एक विचार पूछा जा रहा है, एक आपसे यहाँ पर सलाह ली जा रही है कि आप बताइए प्यारे बालक जी, मेटल लाइक्स गोल्ड एंड प्लेटिनियम आर फाउंड सोन, इसको हिंदी में लिखा गया यहाँ पर, सोना और प्लेटिनियम जैसी धातु पाई जाती हैं कैसी अवस्था में, तत्व की अवस्था में कि यौगिक की अवस्था में, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर तत्व है, तो बिल्कुल सही है, तत्व के रूप में। क्यों, क्योंकि सर ये फ्री अवस्था में, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, न किसी से अपना लेना देना। अब यहाँ पर बात करेंगे हम, ये एलिमेंट फॉर्म, इसका इंग्लिश लिखा है, एलिमेंट फॉर्म में पाई जाती है और कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, चलो अब इसका भी निष्कर्ष निकालते हैं कैसे। तो आपके बुक में भी एक सीरीज दिया गई है, कान्हा कारमांगे अल्टो, ये याद रखिए तीनों, ये यहाँ तक अल्टो तक, ये होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, और ये कंबाइंड रूप में पाई जाती हैं। ये जब भी पाए जाएंगे जुड़े हुए रहेंगे, ये तत्वों के रूप में नहीं पाया जाता, ये तत्वों के रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम तत्व नहीं, जरूर किसी न किसी से कंबाइंड होगा। अब देखें यहाँ पर जिंक, आयरन, लेड और कॉपर और ये सिल्वर, ये भी कंबाइंड अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें का तीन कॉपर और एच, कॉपर मरकरी, और आपके बुक में एच नहीं दिया है, एच हम बाद में डाले हैं, देखिए आपके बुक में एच दिया, ऐसा नहीं सर ने गलत बना, देखिए आपके बुक में एच को यहाँ से गायब किया, मरकरी को, क्योंकि तो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है तो उसको यहाँ पर हटाया, लेकिन आप इसमें डाल सकते हैं। हाइड्रोजन तो हटाइए, हाइड्रोजन इसका मतलब ही नहीं है, यहाँ पर आएगा हजूर, यहाँ पर। तो ये जो तीनों है, ये याद फिर से देखिए ध्यान से, मैं अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और
Ag सिल्वर, ये कंबाइंड अवस्था में पाए जाते हैं, ये कंबाइंड अवस्था में पाए जाते हैं, और ये तीनों फ्री स्टेट में। बहुत अच्छा पॉइंट है, दोनों ये भाई, ये तो भाई क्या ही गजब हो गया। ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये मैं लिखता हूँ हिंदी में पूरा, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं यानी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ये दोनों कम दिखाते हैं, ये तीनों, खास ये तीनों, ये नहीं, ये तो सिर्फ कंबाइंड में, लेकिन इसमें का ये तीनों, ये दोनों चीज़ दिखाते हैं, ये कंबाइंड भी दिखाते हैं और फ्री स्टेट भी दिखाते हैं। लेकिन ये मेरा Au और मतलब सोना और प्लेटिनियम, ये तो हमेशा भाई फ्री स्टेट में पाया जाता है, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आपने क्या सीखा, याद रहा ना, ये इसको याद रखोगे ना भाई, कॉपर और सिल्वर को। हाँ सर, ये दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। बढ़े आगे, बन गया नोट सबका, एक बार दिखा दें पूरा जल्दी से। हाँ सर, थोड़ा तेज़ी में करना, इस स्लाइड का चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ऐसे आप वीडियो को आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा एक समय देता हूँ बच्चों को। अच्छा लगता है मुझे कि ये बच्चों के लिए ही नोट्स बनाए गए हैं, तो ये उनको ही काम आने चाहिए। और बच्चे ने पिछले साल तो मजा ही दिया था, साइंस में अच्छे स्कोर हैं बच्चों का, 90+ वाले नंबर हैं इसमें, 90। तो मैं आपसे भी पूरा उम्मीद रखता हूँ कि आप उससे ज़्यादा जाइए, क्योंकि आपको कंटेंट अधिक पढ़ाया जा रहा है इस साल, और रिवाइज नोट से ही है, सिर्फ वही नोट्स नहीं है। देखिए आप इस नोट से भी काम कर रहे हो, और कहीं जब ये नोट्स लाता हूँ तो ये एक्स्ट्रा किया जा रहा है, ये अलग इस साल बनाया जा रहा है, तो आपको एकदम रिवाइज नोट्स मिल रहा है पूरा, एकदम फ्रेश नोट्स। चलो हाँ, कंटेंट तो भाई पूरा 100% डिलीवर किया जाएगा। नोट लिख दिया हूँ, कॉपर, मरकरी और सिल्वर जो है ये मुक्त अवस्था तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। अब तुम नहीं ना भूलोगे। चलो अब बात करते हैं ये कुछ ये पाए जाने वाले अपने पास एलिमेंट्स है, धातु है, कैसे पाए जाएंगे। जैसे पहले बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 47 से 48% पाया जाता है। कहते ऑक्सीजन पृथ्वी की परत पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है, अधातु है। धातु और मात्रा दोनों बात करेंगे। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाए जाने वाला सबसे ये अधातु है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। कितना परसेंट पाया जाता है, 47 से 48%। चलो एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। एल्युमिनियम पृथ्वी की परत पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, धातु है। हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। तो इसका तो भाई अभी तक इसको हम लोग दोनों में गिनती कर लेते हैं, ये दोनों चीज़ दिखाता है, मेटल धातु का भी और दोनों का दिखाता है। ऑक्सीजन का यहाँ भी लिख दिया हूँ, एल्युमिनियम का भी यहाँ लिख दिया हूँ। एल्युमिनियम 7%, आयरन 4%, और ये ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर खनिज और अयस्क के बारे में। बच्चा जी आप देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क सब करा रहे हैं, तो अपना एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें। चलो अब बात करें हम मिनरल्स यानी खनिज और ओर्स मतलब अयस्क, और अयस्क। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, एकदम बिल्कुल लीजिए क्वेश्चन पूछा था, बाकी इसमें आए रटवा देंगे खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। नहीं, आप फील करो, थोड़ा सा फील करो। ये खनिज क्या है, अपने पर पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक के रूप में, तत्व या यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, ये उसे हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज क्या है, कैसे पाई जाती हैं, तो ये पृथ्वी की भूपर पट्टी है, पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अर्थ क्रस्ट में, नेचुरल रूप से पाए जाने वाले तत्व यानी एलिमेंट्स या कंपाउंड, तत्व या यौगिक के रूप में पाई जाती हैं खनिज, ठीक है, और खनिज कहलाती हैं, पाई जाती हैं, उसे खनिज कहते हैं या खनिज कहलाती हैं। आप कुछ भी अपने भाषा में थोड़ा सुधार कर सकते हैं, या अपने एनसीईआरटी की लाइन भी याद कर सकते हैं। ये वाला पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्रकृति से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, इसको भी सुधार सकते हैं। चलो सुधार ही देते हैं, पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को, ठीक है, यौगिक को इसको काट देता हूँ, यौगिक को खनिज कहते हैं। हो गया, खनिज कहलाती है, खनिज कहते हैं। कोई दिक्कत है, कोई कम दिक्कत है, अरे देखो रूप में पाई जाती हैं, बात तो ही हुआ ना, तत्व के रूप में पाई जाती हैं या यौगिक के रूप में, तो भी दिक्कत नहीं था। आप इतना ही छोटा याद रखें, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्रकृति रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग खनिज कहते हैं। दिक्कत नो सर। चलो तो बच्चे ये नोट्स बनाने से पहले पूरा फटफट लिखना और फिर से पढ़ाऊँ, आप पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर लोग, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर सकता हूँ नोट्स को। चलो अब धातुएं प्रकृति रूप से पृथ्वी की पापड़ी बोले तो बच्चे वही भूपर पट्टी, ये संस्कृत हो गया, इसको अर्थ क्रस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। समुद्री जल में तत्वों में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, इन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, दोबारा भी लिख दिया डिफिनेशन, लो काहे करो ना, हो गया। बढ़े आगे, चलो
अब यहाँ आ जाइए। अब अयस्क क्या है? अयस्क क्या है बचुआ जी? आसान है, देखो। वे खनिज जिनसे धातु किफ़ायती है। किफ़ायती मतलब बेनिफिट होना चाहिए और सुविधाजनक, आसानी से निकाला जा सके, खनिज कहलाते हैं। जिसे निकालना लाभकारी हो। ऐसा नहीं कि अब गए मिट्टी खोद कर निकालने, कोई अयस्क निकाले, अब उससे 10 रुपये का अयस्क निकला और खर्चा हो गया आपका लाखों रुपया, तो वो अयस्क नहीं कहेंगे। निकला खनिज से, निकला खनिज से, लेकिन ये थोड़ा महंगा हो गया तो इसको हम अयस्क नहीं बोलेंगे। जो लाइफ दे, जो यूजफुल हो, जो जिसमें खर्चा कम लगे, जो आर्थिक, जो इकोनॉमिक रूप से फायदा करता है, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। जो खनिज को निकालने पर फायदा होता है उस खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं। और इस प्रकार सभी, इसीलिए सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। अब इसको ऐसे पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो। इसको देखो, मैंने बोला ये क्या है? खनिज है, ठीक है, खनिज मिनरल है, ठीक है। लेकिन इसको हम निकाल के, इसको हम पृथ्वी से, मान लीजिए पृथ्वी है, इसके अंदर पाया गया, पृथ्वी के भूपटपट्टी में पाया जा रहा है, ये हम इसको खनिज बोल रहे हैं। अब इसको हम निकाल रहे हैं, पृथ्वी से निकाल रहे हैं। निकालने में खर्चा हो गया मान लीजिए 10 लाख, 10 लाख, तो ये खनिज कहलाएगा। निकालने खनिज है तो खनिज है, लेकिन हम इसको अयस्क का बोलेंगे। अब मान लीजिए अयस्क जो उसका जो अपन यूज़ कर रहे हैं, उसका वैल्यू आ रहा है 10 लाख, खर्चा लगा, पूरा लेबर और सब करके कॉस्ट लगा, उसको निष्कर्षण करने में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो उसमें मेरा खर्चा 10 लाख लगा। लेकिन वो जब उसका जो हम लोग का संसाधन बना वो, तब वो हो गया यूज करने लायक बना, मान लीजिए 50,000 का, वो 50,000 का कीमत दिखाया उसने, तो खनिज है। 50,000 दिखाया तो खनिज है, लेकिन अयस्क नहीं है। अब अयस्क कब कहेगा? मान लीजिए 10 लाख का हमने उस पर खर्चा किया और वो निकला हमारा मान लीजिए 20 लाख, 20 लाख का संपत्ति देके जा रहा है, उस 20 लाख से यूजफुल हो रहा है, तो ये अयस्क कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। देखो, है खनिज, खनिज से ही निकला, खनिज से ही निकला, लेकिन जब ये यूजफुल नहीं था तो हमने उसको अयस्क नहीं बोला, लेकिन हमारे लिए लाभदायक हो गया तो अयस्क बोले। वही बात यहाँ लिखी गई है, जो किफ़ायती हो और सुविधाजनक हो, आसानी से, ऐसा नहीं कि निकालने में बहुत तकलीफ हो। इसीलिए बच्चा जी, सब खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन एक अयस्क था, अयस्क खनिज है। सभी अयस्क, जितने अयस्क निकलेंगे वो खनिज कहलाएंगे, लेकिन सभी खनिज, ये क्या था? पूरा खनिज था, मिनरल था, सभी मिनरल्स और नहीं है। आया बात क्लियर? तो सर अपने तो गर्दा उड़ा दिया। चलो, अब सर उसमें किफ़ायती क्या बोलते हैं? उसमें क्योंकि अशुद्धियाँ बहुत पाई जाती हैं। अशुद्धियाँ जैसे कि अशुद्धियाँ गैंग्स के रूप में पाई जाती हैं, अशुद्धियाँ मैट्रिक्स के रूप में पाई जाती हैं। हम बात करेंगे इस पर। देखो, गैंग्स और मैट्रिक्स क्या है? तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में चट्टानी अशुद्धियाँ, मिट्टी, रेत मिली होती है। जब उसमें ऐसे नहीं, तो उसमें बालू, मिट्टी, गर्दा सब उसमें होता है, उसको हम लोग गैंग कहते हैं। गंगू मत कहना, गंगू नहीं, गैंग्स या मैट्रिक्स कहते हैं। ओके सर, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इसको बच्चे, इसका हिंदी भी होता है, मैं थोड़ा इसका हिंदी भूल रहा हूँ। मैट्रिक्स, अच्छा शुरू में देखता हूँ, बुक में आपको दिया हो। अच्छा, इसको मैं अगले जब मैं थी गूगल से करके लिखवा दूंगा थोड़ा। मैं इसका हिंदी पूरा, एक और हिंदी होता है। साइंस में लफड़ा क्या करता है, इसके इतने नाम होते हैं ना, लेकिन मेरा तुम सुपर जीरो हो, तुम लोग सुपर हीरो। जो बच्चा गैंग याद कर लिया, मैट्रिक्स याद कर लिया, इसके हिंदी होता है कुछ ऐसा, हिंदी में होता है। इसको मैं लिखवा दूंगा, अगले लेक्चर में करा दूंगा इसका हिंदी में एक और नाम है। ऑप्शन में गैंग रहेगा, लेकिन कभी कभी इसका एक और नाम देता है, बड़ा ही कन्फ्यूज करवाता है। चलो, हो सकता है इसमें कहीं आगे मैं कढ़ी दूंगा होगा, ये उसको मैं अगले लेक्चर में ले लूँगा। इतना बोल दिया तो मुझे याद है। अब अशुद्धियाँ क्या होती है? बालू, मिट्टी हो जाता है। आइए हम 2 खनिज पर विचार करते हैं। चलिए हम 2 खनिज लेते हैं। लेट अस कंसिडर 2 मिनरल्स। एक है मेरे पास खनिज एल्युमिनियम, एलोय होता है ना बच्चे, एलोय मतलब होता है एल्युमिनियम, एलोय। चलो, कंटेंस एल्युमिनियम, मिट्टी और एल्युमिनियम। जो मिट्टी, देखिए जैसे एक मिनरल ले रहा हूँ, एक मैं खनिज ले रहा हूँ एल्युमिनियम, ठीक है। उसका एक अयस्क है बक्साइट, उसमें क्या मिला है? मिट्टी और बक्साइट, उसमें दोनों है। एक है मेरे पास एल्युमिनियम मिट्टी वाला और एक है बक्साइट वाला, में दोनों शामिल है। कहते 2 है मेरे पास, एक ये वाला है, एक ऐसा मैं इसके लिए मिनरल लिया हूँ जिसमें मिट्टी एल्युमिनियम है
और एक बॉक्साइट वाला एल्युमिनियम लिया हूँ, ठीक है। ये दोनों खनिज हैं, दोनों में एल्युमिनियम है, पर सॉरी मुझे सिली है क्या, मैं उनका राइटिंग नहीं समझ पा रहा हूँ थोड़ा। मैं एक मिनट मैं इसको चेक करूँगा अपने नोट्स में, एक सेकंड टाइम दीजिए। देखिए बच्चे मेरी राइटिंग है, इसको क्ले लिखा गया, सी है क्ले, क्ले से एल्युमिनियम निकालें। क्ले मतलब ऐसा एल्युमिनियम जिससे मिट्टी वाला एल्युमिनियम हो, तो इसको क्ले कर दीजिए। तो मैं थोड़ा अपना इरेजर बाहर रख दिया है। एक सेकंड, मैं इसको एलो समझ रहा था, मिश्र धातु ऐसा नहीं है, ये सी है, सी क्ले। चलो ठीक है। क्ले देखिए, एक है बॉक्साइट एल्युमिनियम, एक है क्ले एल्युमिनियम। क्ले में क्या होता है बच्चे, इसमें होता है मिट्टी वाला, थोड़ा मिट्टी मिली होती है, और एक बॉक्साइट है, एस्क है, एल्युमिनियम है। चलो ये बात आपने समझ लिया। हाँ सर, क्ले 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 एल्युमिनियम और बॉक्साइट। कहता कि भाई जब हम बात करेंगे इस पर क्ले से, अगर इससे हम एल्युमिनियम निकालेंगे तो खर्चा अधिक होगा, यानी इस पर हम लोग आर्थिक इकोनॉमी से बहुत कष्ट गिरेगा, और एल्युमिनियम कम निकलेगा। 10 लाख खर्चा किया, 20,000 का एल्युमिनियम निकलेगा, क्या फ़ायदा। पर बॉक्साइट, इससे एल्युमिनियम निकालेंगे तो देखिए एल्युमिनियम निकालना आसान भी है, एक तो आसान है और सस्ता है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे ही अयस कहते हैं। आया क्लियर, आगे ना फिल। ओ सर क्या बात है, एनसीईआरटी ने 2 लाइन लिख कर एनसीईआरटी निकल गई है, आपने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। चलो ये सर जी का धन्यवाद है। मैं 20 बार पढ़ा हूँ कि बच्चा जी आप लेक्चर हमारे माध्यम से देख रहे हैं, अलग बात है, लेकिन ये नोट्स, ये टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं अपने कोचिंग में, ऑफलाइन आके देखें आप लोग, मालूम चल जाएगा। ऑनलाइन टीचर्स हैं, बहुत टीचर्स हैं अपने पास, बड़ी टीम है, ये सबसे बड़ी टीम है, ठीक। प्लस एक मैं हूँ आपके लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत परिश्रम करने वाला विद्यार्थी, जो आज भी मैं एक विद्यार्थी हूँ, और बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत परिश्रम कर रहा हूँ। देखना आपको मैं कितना अच्छे मंजिल पहुँचा दूंगा। आप मेरे थोड़ी बात मान लीजिएगा, डर रखिएगा अपने में, हर बात को आप अच्छे सीरियस लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका लाइफ सेट हो जाएगा। चलो, अधिकांश धातुओं से धातुओं के ऑक्साइड, अयस्क जो होते हैं ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन से प्रतिक्रियाशील तत्व है। यानी ऑक्सीजन क्या है, अभिक्रियाशील तत्व है। प्रतिक्रियाशील का मतलब होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन वाला, इसको अभिक्रियाशील ही बोलते हैं, इरेक्टेड, अभिक्रियाशील एलिमेंट है। और पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, आपने पढ़ा था, इसीलिए सबसे अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन धातु से अभिक्रिया क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। इसीलिए जितने धातु के अयस्क हैं वो सब ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। कुछ सामान्य धातु के अयस्क, ओहो एकदम इम्पोर्टेंट, भी लिखता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, छोड़ के आओगे तो मुझे तकलीफ होगा। चलो इस लिस्ट को मैं लिखवाने जा रहा हूँ, तैयार हो गया। इसका एक सूची बनाने जा रहा हूँ मैं आपको, सूची को एकदम दिमाग में छाप लेना है एकदम इसको, ये तो भाई इसमें रटना है आपको, ये तो याद करना है, ये भाई लर्न रखना है, इसको याद कर जाइएगा, ठीक है, बार बार लिख के। चलो जैसे हम बात करते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्या ज़्यादा, ये पूछता है एल्युमिनियम का इसका बॉक्साइट होता है, फॉर्मूला यहाँ पर है। और ये पूछता है, मरकरी वाला पूछा है, ऐसे हम सब याद रखेंगे। बॉक्साइट इसके नाम है सेना नमक, रॉक्स नहीं थी, इसका सोडियम क्लोराइड शुद्ध होता है, जिंक वेलेट ये हो गया। कैलेमाइन एस्क है किसका बच्चा जी, जस्ते का। हेमाटाइट लोहा का, इस फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, कर लीजिएगा। हो गया, 6 लिख लिया अपने, इसको याद रखना है, क्वेश्चन इस बार देंगे होमवर्क में, एकदम एक भी गलती नहीं करना। 6 हो गया, कुछ और लिखवा देते हैं नए वाले में, पिछले बैच को 6 को पढ़ा है, आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ा देते हैं। चलो नीचे से यहाँ से लिखना है, 6 उधर था, यहाँ देखिए, जैसे चूना पत्थर भी क्या एस्क है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है। डोलामाइट भी होता है बच्चा जी, इसका होता है जिससे डोलामाइट भी क्या है, एस्क है, किसका, इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3। मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट, रेचक नमक जो होता है, इसका ये फार्मूला होता है। जिप्सम आपने पढ़ा था अभी, ये होता है। और गेलेना, ये PBS वाला, मतलब लेड का, लेड बोले तो बच्चे क्या अपना हो गया ये शीशा। और ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये डोलामाइट है, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो जैसे 6 लिखवाया हूँ, काफ़ी है, 6 आपसे काम हो जाएगा। अब देखें इसमें मैं कंटेंट क्या लिखवाया हूँ, 6 आपने लिखा, अब 6 इधर से कुछ लिखा, उसके बाद नोट लिखिएगा। नोट इसे याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, कक्षा 12वीं तक, यानी क्लास 12th में भी जा रहे हो तो 6 को उधर लिखवाया हूँ, 3-4 को इधर, ये फिर काम आ जाएंगे, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से फिर।
आपसे क्वेश्चन करवा लेते हैं। तत्वों की सदृश्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे आपके पास है Cu कपर 2S कपर सल्फेट और जिंक बैलेंट्स। तो कपर सल्फेट और जिंक बैलेंट्स ये कहाँ पाए जाएंगे, किस में है, किस में मिले हुए हैं? इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। देखो इसमें फिर कपर नहीं है, तो देखो इसमें भी आपका क्या है, तो इसके जो इन दोनों से जो बना है बच्चा जी वो है नन ऑफ दिस। तो यह कहलाएगा जिंक बैलेंट्स। क्या बना है? जिंक बैलेंट्स। कपर सल्फाइड से और जिंक सल्फाइड से की पूर्ति करें। कपर सल्फाइड और यहाँ पर संरचना दिखाई गई डॉट और जिंक बैलेंट्स, इससे कौन बना है? तो ये बना है कपर का। क्या है बच्चे? इसका हो गया एस का हो गया। ये यहाँ पर पढ़ा भी था कि कपर का भी एस क्या होता है, कपर गैलेंस होता है या क्यू पर प्रोडक्ट होता है। नहीं तो जिंक बैलेंस चल पाया था, ये पढ़ाया था ना मैं। ये रहा कैलेमन। तांबे की सदृश्यता पर, तांबे का सदृश्य है उसको मतलब छोड़ देना है और अनदेखा करके कपर सल्फाइड, तो इसको सदृश्य कर हटा देना है। और देखें सल्फाइड बचा और जिंक बैलेंट, तो जिंक यही ना बचेगा मेरे पास, जिंक सल्फेट बनेगा। क्लियर है? चलो धातुओं का निष्कर्षण। अब हम लोग यहाँ आ गए बच्चे। मैं आपको देखो इतना पढ़ाने में कितना समय लिया, इतना ही टॉपिक को क्लियर करने में उतना समय लिया गया। इसीलिए एनसीईआरटी सब लोग नहीं पढ़ाते हैं आप लोग अपने, खासकर अपने ऑफलाइन वाले इधर गांव के एरिया की बात कर रहा हूँ। टाउन में तो टीचर अच्छे हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन गाँव में सब बुक्का बना रहे हैं। सब पूरा भारतीय मोहल्ले के या लोग प्रकाशन लेके बच्चे को लिखवा के रटाए जा रहे हैं। चलो अब हम इसको पढ़ेंगे, समझो कितना। जब उतना समय लगे तो ये तो लंबा टॉपिक है, कोई बात नहीं, हम समय लेंगे। लेकिन आपका चलो इसमें हम लोग कुछ 2-3 स्टेप में काम करेंगे। आज मैं कुछ स्टेप पढ़ा दूँ, कल अगले लेक्चर में कुछ स्टेप आएगा। धातुओं का निष्कर्षण जिसे हम लोग धातु कर्म बोलते हैं, इसका इंग्लिश पॉइंट है, जिसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी यहाँ पर आर होना चाहिए, मेटलर्जी। ठीक है, चलो अयस्क को तो इसका पहला चरण, कोई भी मान लीजिए आपने अयस्क निकाला, खनिज निकाला, कहाँ से निकालेंगे? मिट्टी से या अयस्क। धातु का निष्कर्षण किसी अयस्क से करेंगे, लेकिन अयस्क को क्या हम करेंगे? पहले उसमें धातु को जो अयस्क निकालेंगे उसको हम लोग पहले तोड़ेंगे ऐसे, मतलब उसको पत्थर से मान लीजिए, कोई मशीन से उसको दबा के, तो मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर है, कोई मान लो कोई पत्थर है, इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? ऊपर से नीचे से दबा देंगे, ऐसे दबा दीजिएगा, टूट फूट जाएगा और फिर उसको पीसा जाएगा। फिर उसमें ऐसे चक्की देखा ना अपने, मान लीजिए एक बार ऐसे तोड़ दिया अपने, और फिर उसको ऐसे करेंगे, ऐसे ये मशीन के द्वारा की जाती है। तो पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मशीन तो आपने घर में देखा होगा, जो मसाला पसते हैं। तो तोड़ना और पीसना पहला स्टेप, कि कोई भी अयस्क हो उससे धातु प्राप्त करना है। तो पहला चरण क्या होना चाहिए? उसको तोड़ेंगे और पीसेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। हो गया? चलो तो सर्वप्रथम ओर्स को यानी अयस्क को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, उसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों को पीस कर पाउडर बना देते हैं, ऐसे। क्लियर? स्टेप हो गया। चलो ये क्रशिंग का मतलब क्या होता है, इसको मैं इस बॉक्स में भर दिया हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं कैसे क्रशिंग क्या होता है जी, ये टी नहीं आना चाहिए। क्रशिंग क्या होता है? तो क्रशिंग क्या होता है? कुचलना उसको, और उसमें कुचलने में कौन सा बल लगता है? तो उसमें लगता है इम्पैक्ट फोर्स। इम्पैक्ट ऐसा इम्पैक्ट फोर्स। क्लियर? दोनों को दबा देना ऊपर से, ऐसे। हो गया? हाँ सर। और ग्राइंडिंग, अरे पिसने तो बच्चे जानते हैं। इसमें कौन सा फोर्स लगता है? इसमें लगता है एट्रिशन फोर्स। कैसा फोर्स? एट्रिशन या सिर फोर्स लगता है, सही। इसको हम संघर्ष बल बोलते हैं। तो ये तो आपका एक्सटर्नल नॉलेज के लिए था। दूसरा चरण फिर से पूछूंगा, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे आप? पहले उसको कुछ पीसेंगे और तोड़ेंगे और पीसेंगे। दूसरा स्टेप अयस्क का सांद्रण। अब उसका सांद्रण करेंगे हम लोग, लाभ, डेस्टिन, संवर्धनता, यानी हम लोग कंसंट्रेशन, बेनिफिशियल और ड्रेसिंग सजाएंगे, और इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ये हम लोग अयस्क को ये साथ करने जा रहे हैं। अब देखें ध्यान से, धातु का अयस्क सांद्रण। धातु का अयस्क सांद्रण कैसे करेंगे? धातु का अयस्क सांद्रण क्यों कहते हैं? धातु प्राप्त करने से पहले उसमें अशुद्धियाँ जो होती है उसको हटाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तोड़ दिए, फोड़ दिए, पाउडर बना दिया, उसको निकालने, उसको हटाया जाता है। ठीक है सर। अब अयस्कों का सांद्रण या अयस्कों से गैंग को अलग करने के सिद्धांत जो होता है, वो अयस्क के भौतिक यानी उसके फिजिकल या रासायनिक गुणों पर के बीच में अंतर्गत होता है। उसका देखेंगे उसका कैसा केमिकल कंपोजिशन है, उसका फिजिकल, मतलब कि उसका कोई रसायन उसे चेक करना पड़ेगा, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, फिजिकल कंपोजिशन क्या है। तब उसमें से हम उसके अशुद्धि जो हो, उसमें मिट्टी उट्टी जो भी कुछ होंगे उसको हटाएंगे। हम पहले चेक करेंगे इसका है कैसा, इसका नेचर कैसा है,
इसके फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे हैं, इसके केमिकल बॉन्ड कैसे हैं, देख ले जाएंगे। उसके आधार पर उसमें से अशुद्धियाँ हटाई जाएंगी। ठीक है, उसके बीच अंतर के आधार पर हम लोग उसकी अशुद्धियाँ को हटाएंगे। उससे पहले मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर किया गया है। सर लेक्चर थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, समय थोड़ा कम है, सुबह का टाइम हो गया, बच्चे आएंगे ऑफलाइन में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। आपको यहाँ पर टिक मार दिया गया है, लेकिन आप खुद से एक बार सोच के देखें। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं, या सभी खनिज अयस्क हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं। सभी खनिजों से धातुओं का प्रतिशत उच्च होता है। हम सभी खनिजों से धातुओं को लाभकारी रूप से निकाल सकते हैं। हाँ, ये तो निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ हानि भी होता है ना, इसीलिए ये कथन सबसे अच्छा है। चलो अब देखें, अयस्क की सांद्रता के दौरान आपने 2 स्टेप पढ़ लिया है। अयस्क की सांद्रता के दौरान हटाया जाता है। अयस्क का सांद्रण करने से उसमें क्या हटाएंगे, तो आपने अभी पढ़ा था, उसमें से हटाएंगे गैंग और मैट्रिक्स को। ये कितना अच्छा है। अब हम लोग शायद अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। हाँ, इसको हम स्टेप देखो, नोट्स है मेरे पास, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, सब मैं कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन क्या मैं कराता हूँ इसको। चलो स्टेप 3 भी कराते हैं, इसको मैं करा ही हूँ। अगले लेक्चर में इसका मैं ये करा दूंगा, क्या बोलते हैं, थोड़ा इसको और रिवीजन करा दूंगा। समय कम है, लेकिन देख लेता हूँ टाइम क्या हो गया। एक बार टाइम हो गया बजी 5:32 हो रहा है सुबह का। चलो थोड़ा देर और कराते हैं इसको, अगले लेक्चर में फिर से करा देंगे। यहाँ से हम फिर से रिवीजन करा देंगे। चलो आपका नोट्स तो बन जाएगा। स्टेप लिखा है ना बच्चे, स्टेप 3 2 चरण देखा। एक में अपने पहले उसको तोड़ा गया, पिसा गया, फिर उसमें से अशुद्धियाँ हटाई गई। ठीक है, जो भी उसमें से था उसके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर। तीसरा काम, अब इसमें देखो, अब हम चेक करेंगे कौन कम अभिक्रियाशील धातु के लिए अलग सूची होगी, अधिक अभिक्रियाशील के लिए अलग होगी और उच्च के लिए अलग होगी। ठीक है, तो कम अभिक्रियाशील धातु वाले अभिक्रियाशील धातु की रिएक्टिविटी श्रृंखला के कम पर होती है। बच्चे ये थोड़ा लाइट का परेशानी कर रहा है, लाइट बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा डिप डब हो रहा है, तो मैं इसको छोड़ता हूँ। इसको यहीं से करूँगा। लेक्चर 5 जो भी होगा, लेक्चर 6 5 होगा ना अपना, शायद 5 होगा, इसको नेक्स्ट में ही करेंगे। चलो, तो आपने जो अभी पढ़ा उसके आधारित पर बच्चे आपको तो कुछ मिलने चाहिए, होमवर्क मिलने चाहिए। होमवर्क एक भी गलत कर लेगा तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब नहीं निकलेगा बच्चा जी। चले कर रहे हैं तो डीपीपी सॉल्व, ये डीपीपी है, आपको सॉल्व करके आने हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। हो गया, हम बच्चे जी उसको अगले स्टेप में ख़त्म कर देंगे क्योंकि समय कम है। उसको थोड़ा सा पढ़ के बेकार होगा, उसको कल हम एक बार शुरू से रिवीजन करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। 8-10 प्रश्न लाए सर जी, एक भी प्रश्न गलती मत कर दीजिए, बच्चों का बहुत दुख होगा हमें। चलो नेक्स्ट लेक्चर में, अब यहाँ से नेक्स्ट यानी बोले तो लेक्चर शायद 4 हो गया ना अपना, 5वां लेक्चर आएगा। इसके बाद जो भी आएगा यहाँ पर आपको मिलेगा, प्यारा सा मिलेगा बच्चों के लिए। थैंक यू, क्योंकि इतने अच्छे से प्रश्न को डील करना है बच्चे को। थैंक यू, धन्यवाद, हिंदी में धन्यवाद। ओके, चलो बच्चा जी मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बच्चा जी। देखो हम लोग कितने अच्छे कंटेंट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा खनिज इसमें इतना समय लिया गया, तो बच्चे से बोलने इसमें जरूर निकले, रटना तो नहीं पड़ रहा है ना, नहीं तो उसको लिखवा के हम चले जाते हैं, बच्चे उसको रटते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सहयोग कीजिए। मैं ये ऑफलाइन नहीं, अब मेरे जितने ऑनलाइन छात्र हमसे पढ़ रहे हैं, देखिए ऑफलाइन मेरे बच्चे मतलब जितने बैच है अपना तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वीडियो में व्यूज आते हैं। वीडियो में कभी कभी 300-400 इतने व्यूज आते हैं, 200-300, अभी तो 100-200 तो 200 बच्चे तो कंटिन्यूसली जुड़े ही हैं। कोई वीडियो पर 200 व्यू चले जाता है लगभग में, 100-150 ऊपर जाते हैं। तो इतने बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा इसको शेयर कर दीजिए, 2-2 आपसे जोड़ देंगे तो आपका फैमिली अच्छा हो जाएगा, हम लोग बड़े फैमिली वाले बन जाएंगे, तो मज़ा आएगा ना जब अपने पास ज़्यादा छात्र होंगे। और सबसे तो ये इंडिया का बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, इसको तो आपको कोई शिकायत नहीं होगा। और ये वीडियो आप किसी को शेयर करते हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, आपको अच्छा फील आएगा किसी का लाइफ चेंज कर दिया आपने। ऐसा तो नहीं किसी का भी चलो इनसे कुछ रटवाया नहीं जा रहा है, तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं। हम भी बच्चा जी, हम भी इंसान हैं, हम भी सबका वीडियो देखते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि हम ऊपर से टपके हुए नहीं। बहुत सारे लोग लेक्चर देखते हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लाखों टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा कंटेंट बहुत कम जगह पर ही मिल रहा है, बहुत कम। और जितना गंदा पढ़ा रहा है सब उसी बच्चे ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं। तो आपका ड्यूटी बनता है कि अच्छे चैनल के साथ जोड़ें उनको, जो भी अच्छे चैनल जहाँ पर अच्छे टीचर्स हैं। जैसे मैं फिजिक्स वाला की बात करता हूँ, ब्रेन मैग्नेट एक चैनल है जहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर हैं, उसका दीजिए लेक्चर्स, बच्चे अच्छे पढ़ें। मैं नहीं तो मेरा ही पढ़ें, ये तो मेरा कंटेंट नहीं है, यहाँ पर सब टीचर लोग का कंटेंट है जो आपके साथ डिलीवर किया जा रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा, एक लाइक और प्यारा से कमेंट करके जाइएगा। और जो भी डाउट है उसको भी, जो भी बुराइयाँ हैं उसको भी कमेंट करना है, ऐसा नहीं डरना है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र है, फ्री है, उस पर हम विचार करेंगे। शुक्रिया।